नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 68th बीपीएससी, बिहार एसआई और बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसका पहले अपने चैनल पर जो है 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। घटना चक्र का जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। टोटल कितने क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, तो टोटल आपके 140 प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। आप लोग 140 में से कितने प्रश्न सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाता है? तो 1541 में बनाता है। जो आज पटना है, इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम पाटलिपुत्र था। जो पाटलिपुत्र है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अजातशत्रु के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। आपसे पूछा जाता है कि जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र को पहली बार बिहार की राजधानी किसके द्वारा बनाया जाता है? तो उदयन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, उदयन के द्वारा बनाया जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? जो कुंवर सिंह हैं, इनका डेथ किस डेट में हुआ था? तो आपको याद रखना है, इनका जो डेट, जो आपके देहांत है, 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुंवर सिंह के बारे में याद रखिएगा कि ये जगदीशपुर के जमींदार थे। बीपीएससी के द्वारा जो है कुंवर सिंह से हर वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से कौन बिहार का एक के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, ये बिहार के किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी आपके बिहार के किसान नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपके गुजरात के नेता थे। तो इसमें से आपका जो सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1929 में किया गया था। 1929 में किया गया था। ठीक है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था फणींद्रनाथ घोष, उनका नाम था। और आपको याद रखना, ये बैठक कहाँ पर हो रहा था? तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में बैठक हो रहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया है। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? तो शिशिर कुमार घोष था। शिशिर कुमार घोष था। और आपको याद रखना है, जो अमृत बाजार पत्रिका है, इसका प्रकाशन कब से प्रारंभ होता है? तो 1868 से इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है। 1878 में आप सभी को जानकारी भी होगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। और इस समय वायसराय कौन होते हैं? तो इस समय वायसराय आपके लिट्टन होते हैं। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, मेनली कार्रवाई करने के लिए किस पर आया था? तो अमृत बाजार पत्रिका पर आया था। लेकिन जो अमृत बाजार पत्रिका है, इसने रातों रात अपना लैंग्वेज चेंज कर लिया, बांग्ला से जो है इंग्लिश में लिखने लगा अमृत बाजार पत्रिका। उसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसके माध्यम से जो है सोमनाथ एक पत्रिका था, उस पर कार्रवाई किया गया था। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? अभिनव भारत सोसाइटी को किसके द्वारा संगठित किया गया है? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा संगठित किया गया है। और कहाँ पर संगठित किया गया था? तो महाराष्ट्र के नासिक में जो है संगठित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई? तो कब शाही सहमति मिलता है? 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को मिल जाता है। और आपको याद रखना है, भारत कब आज़ाद होता है? तो 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो जिया तरंग आंदोलन जो है कहाँ प्रारंभ होता है? तो मणिपुर राज्य में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ होता है। और आपको याद रखना है, 1930 में सबना अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था।
तो उसी का विस्तार है जिया तरंग आंदोलन। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो यदु नाग के द्वारा जो है, यदु नाग के द्वारा जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। बाद में जो यदु नाग है इनको फांसी दे दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। फांसी देने के बाद जो है यदु नाग की बहन रानी गेंडलिनू, ठीक है, रानी गेंडलिनू के द्वारा जो है जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया, तो ठीक बात है, स्वीकार कर लिया। और जो आपके सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल आया कब था? तो 1919 में आया था। तिलक को आगामी अधिवेशन का सभापति चुना गया, तो ये गलत है। गांधी के असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, ये भी गलत है। उग्रवादियों को निष्कासित किया गया, तो ये भी गलत है। उग्रवादियों को निष्कासित कब किया गया था? तो 1907 में किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो सूरत अधिवेशन से किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार, इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है गरम दल और नरम दल आपस में मिल जाते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? इसमें से देखिए कौन सा जोड़ा जो है सही सुमिलित नहीं है। लॉर्ड कैनिंग पहला जनगणना, तो पहला ही गलत हो गया। जो पहला जनगणना कब होता है? 1872 में होता है। और इस समय वायसराय कौन होते हैं? तो लॉर्ड मेयो होते हैं, लॉर्ड मेयो होते हैं। लॉर्ड लिट्टन प्रथम दिल्ली दरबार, बिल्कुल ठीक है। कब होता है? तो 1877 में होता है। दूसरा कब होता है? 1903 में होता है। तीसरा कब होता है? 1911 में होता है, ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी, तो वुड डिस्पैच आता है, तो बिल्कुल ठीक है। कब आता है? 1854 में आता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट आता है, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है उसी के समय में रॉलेट एक्ट आता है, तो बिल्कुल ठीक है, 1919 में आता है। और इसी के बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो सुमिलित कौन नहीं है? तो पहला आपके सुमिलित नहीं है। साथ ही आपको याद रखना है भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। और जो 1857 का क्रांति होता है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही होता है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आप लोग पेशेंस से वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिलेगा। और अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया? तो किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है लोकमान किसे बोला जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। लोकनायक किसको बोला जाता है? लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक बोला जाता है। वह प्रथम भारतीय जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में आर्थिक निकासी के सिद्धांत की वर्सना की, मतलब कि उसका विरोध किया, तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था भारत से? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसके द्वारा लिखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो समस्त कुटीर उद्योग का पुनः जागरण करना इसका
उद्देश्य था। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना निम्न में से कौन थी? 4 ऑप्शन दिया गया है। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना निम्न में से कौन थी? तो देख लीजिए, सूरत की लूट। सूरत की लूट कब करते हैं? तो 1664 और 1670 में करते हैं, ठीक है, 1670 में करते हैं। उसके बाद है शिवाजी का राज्याभिषेक। ये कब होता है शिवाजी का राज्याभिषेक? ये आपके होता है 1674 में होता है, ठीक है, 1674 में राज्याभिषेक होता है। कर्नाटक अभियान जो है शिवाजी कब करते हैं? तो कर्नाटक अभियान जो है शिवाजी करते हैं 1676 से 78 में, ठीक है। शाहिस्ता खान से संघर्ष शिवाजी कब करते हैं? तो 1663 में करते हैं। तो इसमें सबसे लास्ट में कौन आता है? तो कर्नाटक अभियान आता है, ठीक है, कर्नाटक अभियान आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक पूना समझौते पर भीमराव अंबेडकर के साथ निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये साइन किया गया था राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन और मदन मोहन मालवीय के द्वारा। गांधी जी के द्वारा साइन नहीं किया गया था क्योंकि गांधी जी जो हैं जेल में थे। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जो पूना समझौता ये हुआ कब था? तो इसे नोट कीजिएगा, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। साथ ही आपको याद रखना है कि जो पूना समझौता हुआ था इसके माध्यम से जो पहले दलित वर्ग है उसे विधानसभा में, पूरे भारत की विधानसभा में 78 सीट मिलने वाला था। लेकिन जो पूना समझौता हुआ है उसके माध्यम से जो दलित वर्ग है उसे 148 सीट दिया गया है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो जो अर्घट्टा है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को निरूपित करता है, जिसे गांव में लट्ठा भी बोला जाता है। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवाएं नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इनके शासनकाल में आपके सेवाएं देता है, जबकि इल्तुतमिश के शासनकाल में आपके सेवाएं नहीं देता है। हाली पद्धति थी, जो हाली पद्धति ये क्या थी? तो बंधुआ मजदूर थे। जो हाली पद्धति है बंधुआ मजदूर से इसका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण था कि धनिक वर्ग द्वारा जो है भू संपत्ति में निवेश करने की तहरीर दिया जाना। मतलब जो धनिक वर्ग था जिसके पास पैसा था वो उद्योग में नहीं लगा रहा था, वो ज़मींदारी खरीद रहा था, मतलब कि भूमि में पैसा लगा रहा था, ठीक है। इसीलिए निम्नलिखित युगों में से कौन सा आपके सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सम्मिलित नहीं है। मुंडा, इसका नेतृत्व करता आपके बिरसा हैं, तो ठीक बात है। संथाल, कान्हू, अहोम, गोमधर कुंवर सिंह, नायक, ताना भगत, ये आपके गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 में जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में हुआ था। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो कहाँ से मिलता है? बगौर राजस्थान से मिलता है। मिर्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है, ठीक है, कालीबंगा से मिलता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से भी मिलता है, मोहनजोदड़ो से भी मिलता है। मोहनजोदड़ो आपके साइट है वर्तमान में किस देश में है? तो पाकिस्तान देश में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। नचिकेता आख्यात का उल्लेख मिलता है, तो किस में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है, ठीक है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख जो है कठोपनिषद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में
निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे जो है महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो किसे समझा जाता था? तो गाय को समझा जाता था। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? तो नोट कर लीजिएगा, श्वेताश्वतर। ठीक है, श्वेताश्वतर जो उपनिषद है इसका शाब्दिक अर्थ जो है सफ़ेद घोड़ा होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? शेष तीन के वर्ग का इसमें से कौन आपके नहीं है? तो देख लीजिए, इसमें आपका कुल है, वंश है, गोत्र भी है, जबकि कोष नहीं है। ठीक है, कोष नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोष का मतलब क्या होता है? भंडार होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी किसने लिखी? ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको याद रखना है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी जो बुक है ये 60 ईस्वी में लिखा गया था। 60 ईस्वी में लिखा गया था, और जो आपके समुद्री व्यापार है उसके बारे में जानकारी देता है। लेकिन पेरिपल्स ऑफ द जो एरिथेरियन सी है किसके द्वारा लिखा गया है इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती के राजा थे। ठीक है, अवंती के राजा थे। अवंती वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जो अवंती है इसकी राजधानी कहाँ पर था? तो अवंती का राजधानी जो है उज्जैन था। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो ये तो बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो किसकी थी? मराठा प्रशासन में थी। ठीक है, मराठा प्रशासन में थी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है भारत में प्रथम ध्यान रखिएगा, प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो किसे माना जाता है? प्लासी के युद्ध को माना जाता है। प्लासी का युद्ध होता कब है? 1757 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। इसमें रॉबर्ट क्लाइव का जीत होता है और सिराजुद्दौला का हार होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में जो है बक्सर का युद्ध होता है। पानीपत का कितना युद्ध होता है? तो पानीपत का 3 युद्ध होता है। हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में अशोक द्वारा रज्जुकों की नियुक्ति का उल्लेख है? तो किस में उल्लेख किया गया है? ये उल्लेख मिलता है चतुर्थ स्तंभ लेख में। ठीक है, चतुर्थ स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है। शैव धर्म से संबंधित कृति तत्व परीक्षा के रचनाकार हैं। जो तत्व परीक्षा है इसका रचनाकार कौन है? तो भोज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्नोत्तर रत्नमालिक नामक जैन प्रश्नोत्तरी का रचनाकार कौन है? जो बुक है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं अमोघ वर्ष। कौन है? अमोघ वर्ष इसके रचनाकार हैं। निम्न में से कौन जो है जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? इसमें से कौन जो है जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? मंसूर, मनोहर, अबुल हसन, ये तीनों जो हैं जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। जबकि ख्वाजा अब्दुल समद, ये जो ख्वाजा अब्दुल समद है इनके बारे में याद रखिएगा कि ये आपके हुमायूं के समय के चित्रकार थे। ठीक है, ये हुमायूं के समय के चित्रकार थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1822 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज एक खास का गठन किसने किया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे दोबारा ध्यान से पढ़िएगा कि 1822 ईस्वी में जो है महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज एक खास का गठन किसने किया? किसके द्वारा किया गया है? तो बेंचुरा एवं
एलार्ड के द्वारा किया गया, ठीक है, वेंचुरा एवं एलार्ड के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके एलार्ड है इनके बारे में याद रखिएगा, ये कहाँ के थे, तो ये आपके फ्रांस के थे, ठीक है, ये आपके फ्रांस के थे, नोट कर लीजिएगा। जबकि वेंचुरा कहाँ के थे, तो ये इटली के थे, वेंचुरा जो है इटली के थे, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, तो उस सेनापति का नाम क्या है, तो उसका नाम है जफ़र खां, ठीक है, क्या नाम है, जफ़र खां नाम है। जबकि आपको याद रखना है नुसरत खां, नुसरत खां, अल्प खां और उलुग खां, ये चारों जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति थे। जबकि मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए जो है जफ़र खां की मौत हो जाती है। पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया, तो किस पर लगाता है, विधवा पुनः विवाह पर पेशवा के द्वारा पतदाम नामक कर लगाया गया था। किस मुग़ल शासक ने सिक्के पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया, तो किसके द्वारा बंद करवा दिया गया था, औरंगजेब के द्वारा बंद करवा दिया गया था। जो औरंगजेब है इसकी मृत्यु कब होता है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। पूना पैक्ट कब होता है, तो 24 सितंबर 1932 को होता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 4-5 मार्च 1931 को होता है, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन कब आता है, तो 1942 में आता है क्रिप्स। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये प्रारंभ कब होता है, तो 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। तो इसे मैच कर लीजिए। सबसे पहले 4 आएगा, 4 के बाद आपके आ जाएगा गांधी इरविन समझौता, 4-2। गांधी इरविन समझौते के बाद पूना पैक्ट आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 आ जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यासकार आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है। जो आनंद मठ है, आनंद मठ में किसका विद्रोह किया, किसका जिक्र किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है, सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपसे पूछा जाता है कि जो नील का किसान है, ठीक है, नील का किसान है, इनका जिक्र किस बुक में किया गया है, तो नोट कीजिएगा, नील दर्पण में किया गया है, ठीक है, नील दर्पण में किया गया है। और इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है, तो दीनबंधु मित्र हैं, ठीक है, दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण जो आपके बुक है इसके राइटर थे। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के द्वारा ये दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं, इसमें से कौन सा जो जोड़ा है सुमिलित नहीं है। कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है, तो गलत है, इनका संबंध बिहार से है। तात्या टोपे मध्य भारत, ठीक है। लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहब कानपुर, तो ये सारे पॉइंट आपके ठीक हैं। केवल आपका ए आपके गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो इसका नाम है पम्पास, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी है। बेल्ड साउथ अफ्रीका में है। स्टेपेज, स्टेपेज के बारे में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और याद रखिएगा डाउन्स, जो डाउन्स है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है जनसंख्या के हिसाब से, तो सबसे बड़ा शहर आपके कानपुर है। कानपुर की आबादी कितना है, तो 30 लाख है। सेकेंड में कौन है, पटना है, इसकी आबादी 25 लाख है। उसके बाद है वाराणसी, इसकी आबादी 15 लाख है। इलाहाबाद 14 लाख इसकी आबादी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। इसमें से कौन सा जो मिट्टी है नदियों द्वारा निर्मित किया गया है, तो जलोढ़ मिट्टी को जो है नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है,
एक नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है जिसे खादर बोला जाता है, और एक होता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर मृदा बोला जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा। जो खादर मिट्टी है, जहाँ पर लगभग समय आपके पानी रहता है, मतलब जहाँ पर जिस भी इलाके में बाढ़ आता है वहाँ पर नवीन प्रकार के आपके जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, खादर मिलेगा। और जहाँ पर आपके बाढ़ और नहीं आता है, जो ऊंचा स्थान है, वहाँ पर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलेगा जिसे बांगर बोला जाता है। मंडल मेसोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए। अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं, तो ठीक है। इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है, घटता है, ठीक है। यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है। यह प्रत्यक्षता समताप मंडल के ऊपर है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? बी आपके गलत हो जाएगा। कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो जो कोकस प्लेट है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है कोकस प्लेट, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाई प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो इसमें चार आपके जो हिमनद है, ठीक है। तो जो चार हिमनद में से कौन आपके उत्तराखंड के कुमाई क्षेत्र में स्थित है? तो इसमें आपको याद रखना है जो मिलान है, मिलान जो हिमनद है, जो बर्फ़ का टुकड़ा है, ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो हिस्पार है ये कहाँ पर है? तो हिस्पार वर्तमान में लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में है। जबकि जेमू कहाँ पर है? तो जेमू आपके सिक्किम में है, नोट कीजिएगा। जेमू कहाँ पर है? तो सिक्किम में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार राज्य में बनारसी साड़ियों का उत्पादन बिहार के किस ज़िले में होता है? तो बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में होता है, बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कुंड जो है बिहार के मुंगेर ज़िले में अवस्थित है? इसमें से कौन सा जो कुंड है बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित है? सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरन कुंड, कृषि कुंड, ये चारों आपके मुंगेर में स्थित है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जल जीवन हरियाली मिशन का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, तो कब से किया गया है? यह किया गया है 26 अक्टूबर 2019 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा। जल जीवन हरियाली मिशन का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, तो कब से किया गया है? 26 अक्टूबर 2019 से किया गया है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। अभी भी आपके जो जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य के किस जिले में चावल का उत्पादन सर्वाधिक किया गया? तो चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन है रोहतास में होता है। आपको याद रखना है, चावल और गेहूँ दोनों का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रति हेक्टेयर जो है सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो पश्चिमी चंपारण में होता है, पश्चिमी चंपारण में होता है। और प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक गेहूं कहाँ पर होता है? तो बेगूसराय में होता है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक साइड आपके खनिज है और प्राप्त स्थान है यूरेनियम नवादा में, तो आपको याद रखना है नवादा और गया इन दोनों लोकेशन पर जो यूरेनियम मिलता है बिहार में। सोना मुंगेर में, तो आपको याद रखना है सोना आपके मुंगेर में भी है और जमुई में भी है, ठीक है। डोलोमाइट रोहतास में है, बिल्कुल ठीक है। टीन पटना में, तो टीन आपके पटना में नहीं है, टीन कहाँ पर है? गया में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से शेखपुरा ज़िले की सीमा किस ज़िले से नहीं लगती है? तो जो आपके शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है इसकी सीमा जमुई, लखीसराय, नालंदा और नवादा, ठीक है, नवादा से लगता है, जबकि गया से नहीं लगता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेखपुरा के बारे में याद रखिएगा कि जनसंख्या के हिसाब से जो है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शेखपुरा है।
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शिवहर है। और शिवहर के बारे में याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो शिवहर है, शिवहर के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर शिवहर है, ठीक है, यहाँ पर शिवहर है। शिवहर में याद रखिएगा कि प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक लोग कहाँ पर रहते हैं? तो शिवहर में रहते हैं। और सबसे कम प्रति हेक्टेयर लोग कहाँ पर रहते हैं बिहार में? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। भारत का लक्षद्वीप समूह किस चैनल से विभाजित किया जाता है? तो 9 डिग्री चैनल से विभाजित किया जाता है। इसे आप सभी लोग मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ठीक हमने चेक कर लिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? इसमें से देख लीजिए कौन सी जो नदी है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, कोयना, मूसी, ये तीनों जो है कृष्णा की सहायक नदी है। जबकि जो सबरी नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, ये तीनों कृष्णा की सहायक नदी है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं, ठीक है। अमरकंटक से निकलने वाली नदियां किस पैटर्न का अनुसरण करती हैं? तो रेडियल पैटर्न का अनुसरण करती हैं। ये आपके अमरकंटक है और अमरकंटक से नदियाँ इस प्रकार से निकलती है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे रेडियल पैटर्न बोला जाता है। इसे रेडियल पैटर्न बोला जाता है। आप लोग क्या कीजिएगा कि गूगल में जाइएगा, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा इसे साइड में लिख लीजिए, रेडियल पैटर्न किसे बोला जाता है। तो आप लोग सर्च कीजिएगा रेडियल पैटर्न ज्योग्राफी फ़ोटो, तो वहाँ पर आप लोग इसे देख भी लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंदा देवी जयमंडल निकेत के संबंध में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह मुक्ता शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो ठीक है। इस जीव मंडल निकेत में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा आदि पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो दोनों कथन आपके ठीक है। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी, ठीक है। फिर से बोलते हैं, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसका जो दोनों आपके जो स्टेटमेंट दिया गया बिल्कुल ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन जैव मंडल निकेत कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और आपको याद रखना है कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये कहाँ पर मिलता है? तो सुंदरबन जैव मंडल में ही मिलता है, सुंदरबन जैव मंडल में ही मिलता है। और जो सुंदरबन जैव मंडल है यहाँ पर भौंकने वाले मृग मिलते हैं, ठीक है, भौंकने वाले मृग मिलते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है? तो सामाजिक वानिकी को कौन परिभाषित करता है इसके बारे में आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका आंसर सी होगा, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा उत्सर भूमि पर वनारोपण, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पर संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में संकेंद्रित है, ठीक है, दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। और साथ ही आपको याद रखना है उत्तर भारत में जो है ज़्यादातर यार लोग हैं, ठीक है। कौन है? यार, ठीक है। जो यार लोग हैं ये आपके मध्य एशिया से आए हैं ऐसा बताया जाता है। तो जो भारत के मूल निवासी कौन है? तो जो आपके द्रविड़ियन है ये भारत के मूल निवासी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? इसमें से कौन सी जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, ब्रह्मणी ये उड़ीसा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो पूर्व में बहती है, माही आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से निकलती है और जाके आपके जो अरब सागर में गिर जाती है तो ये भी आपके पश्चिम की ओर बहती है। साबरमती, जो साबरमती नदी है ये भी आपके जो है पश्चिम में अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इसमें पूछा क्या गया था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो 1, 3, 4, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो माही नदी है इसके बारे में याद रखिएगा कि जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है
कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपको याद रखना है, जो भी नदी जो है अरब सागर में मिलती है, ठीक, वो बात तो नहीं हो गया। जो भी नदी जो अरब सागर में गिरती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। जबकि कावेरी और कृष्णा, ठीक है, कावेरी और जो कृष्णा नदी है ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 किसी में नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, साइंस से है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं तो क्या बोला जाता है? उसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और उदाहरण के रूप में आप कपूर को देख सकते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन है? तो सल्फोनेट है, ठीक है, सल्फोनेट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 के सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है, जो आपके HNO3 इसे क्या बोला जाता है? तो इसे नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। तो जो अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल भी आपके बरसता है, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कौन बरसता है? तो सबसे अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल बरसता है 70%, ठीक है, 70%। तो जो आपके अम्ल वर्षा होता है उससे क्या क्या नुकसान होता है, अगर आप लोग इसके बारे में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बोला जा रहा है कि जो आपके ताजमहल है उसका रंग जो है पीला होता जा रहा है, तो किसके कारण? सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के कारण जो है ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। इंसुलिन क्या है? तो इस बार बीपीएससी में पूछा गया था, 67th जो बीपीएससी हुआ था उसमें पूछा गया था कि इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिजैविक औषधि है? इसमें से कौन जो है प्रतिजैविक औषधि है? तो क्लोरेफेनिकॉल और सल्फाग्वानिडीन, ये दोनों क्या है? प्रतिजैविक औषधि है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो किससे ज्ञात किया जा सकता है? तो लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। जबकि दूध में जो फैट किसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है? तो ब्यूटरोमीटर के माध्यम से जो है दूध में कितना फैट है उसका पता लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए इसमें से कौन आपके सही सुमेलित नहीं है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, तो ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है, ये भी ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है, तो ये आपके गलत है। ये कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। श्रीहरिकोटा में क्या है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होता है, ठीक है, जहाँ से सैटेलाइट आपके लॉन्च होता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, तो ये भी ठीक है। गलत कौन हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो इसका समान जो गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक है, अम्ल और क्षार दोनों है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मनुष्य के मुंह से जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, मलेरिया जो जिसे मलेरिया होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से प्लीहा तिल्ली प्रभावित होता है। आपको याद रखना है कि जो मलेरिया है प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। मलेरिया को फैलाता कौन है? तो मलेरिया को जो फैलाता है एनाफिलीज एक मच्छर है, इसके द्वारा फैलाया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? जो निर्वात है, निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। जो विभवांतर है उसका माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा उपकरण किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, तो गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बदलता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है, इसमें से कौन आपके कैल्शियम का अयस्क है, तो ये आपके सारे जो है कैल्शियम के अयस्क है। ठीक है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंग से मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो मुख से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मुंह से प्रारंभ हो जाता है। घास में सेलुलोस की प्रचुरता होती है, यह एक प्रकार का है, यह एक प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, इसमें से किसमें जो है आंतरिक निषेचन नहीं होता है, तो मनुष्य और गाय इन दोनों में जो है आंतरिक निषेचन होता है, जबकि मेढक और अमीबा में जो है आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। देखिए हमें जो है थोड़ा ठंडा लग गया है, उसके कारण मेरा जो गला है ना बहुत ज़्यादा बोलने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, उसके कारण थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, हमको बोलने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। निम्नलिखित में से नर जननांग है, इसमें से कौन जो आपके है नर जननांग है। वृषण, ये वृषण जो है नर जननांग है, जबकि अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय ये आपके महिला का जननांग है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है श्वास रंध्रों के द्वारा। ठीक है, श्वास रंध्रों के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सिद्धांत दिया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये सिद्धांत जो है बिरचो के द्वारा दिया गया है। ये सिद्धांत जो है बिरचो के द्वारा दिया गया है। भारत में सेवा कर किसकी संस्तुति पर लागू हुआ, तो भारत में जो सेवा कर है राजा जे चिलैया समिति पर, राजा जे चिलैया समिति के सुझाव पर लागू होता है। लागू कब होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ये लागू होता है 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 1994 को लागू होता है सेवा कर। ठीक है, सेवा कर। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है, तो निर्यात साख एवं गारंटी निगम करती है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग या निकाय की प्रमुख पहल है, तो नीति आयोग का है। और जो अटल टिंकरिंग लैब है वो भी आपके नीति आयोग का है। ठीक है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। पूरा समझिए, ध्यान समझिएगा, पूरा इसका फुल फॉर्म होता है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना। जो भी सुविधा आपके शहर में उपलब्ध है वो सुविधा आपके गांव में भी उपलब्ध हो। ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इनका सपना था एपीजे अब्दुल कलाम जी का, लेकिन अब ये जो सपना अपना पूरा होते हुए देख नहीं पाए और इनकी मृत्यु हो चुका है। निम्न में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है, तो देख लीजिए। परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, ग्रामीण आय को बढ़ावा देना। तो सारे पॉइंट आपके ठीक हैं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत
है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो सबसे मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, जो हमारे इकोनॉमी में जो है 54% योगदान देता है 2020-21 के डाटा के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया इसके लेखक हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो एम विश्वेश्वरैया हैं इनको भारत रत्न मिला है। इनको भारत रत्न कब मिला है? तो 1955 में इनको भारत रत्न दिया गया है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा आपका जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से देख लीजिए कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है। 1980-85 छठी पंचवर्षीय योजना है, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है 1966 से 1969 वार्षिक योजना अवकाश, तो ये भी आपके ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1966 से मतलब 3 साल जो है यहाँ पर योजना अवकाश रहता है। उसके बाद है 1990 से 95 8वीं पंचवर्षीय योजना है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है 1992 से जो है 1997 तक रहता है 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो सी आपका गलत हो जाएगा। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1990 91 और 1991-92 योजना अवकाश रहता है, जबकि 92 से 97 जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना आता है। 12 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना है, तो बिल्कुल ठीक है। गलत कौन हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, 5 विषय राज्य सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची में रखा गया। ये 5 विषय कौन कौन है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है? पहला आपका शिक्षा है, दूसरा आपका जो है वन है, तीसरा जो है नाप एवं तौल है, ठीक है। चौथा आपका है वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नोट कीजिए। चौथा आपका है वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण। और जो 5वां है न्याय का प्रशासन, ठीक है, न्याय का प्रशासन। तो इन 5 जो आपके पॉइंट है, 5 आपके जो विषय है, इसे राज्य सूची से बाहर करके इसे समवर्ती सूची में लाया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। निम्न में से किस बैंक की स्थापना प्रेसिडेंसी बैंक को विलय करके की गई? तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय करके किया जाता है, ठीक है। और कब किया जाता है? तो 1921 में किया जाता है। और बाद में आपको याद रखना है कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो है गोरेबाला समिति के सुझाव पर इसे जो है जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है, ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। और आपको याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसका नाम बदल दिया जाता है और इसे जो है 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में कौन गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? इसमें से कौन जो है गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? साख का नियतन, प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक दबाव, खुले बाजार की क्रियाएं जो है गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो व्यवस्थित कर लीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ होता है? तो 2012 से 17 तक चलता है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होता है। नई आर्थिक नीति को लागू कब किया जाता है? तो 1991 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में होता है,
50 में होता है। तो इसे आप लोग व्यवस्थित कर लीजिए। 4 1 2 3 और 4, तो 4 3 1 2, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है। हेराल्ड डोमल मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना है, तो ठीक है। नेहरू महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ये भी ठीक है। डीपी धर मॉडल पंचवर्षीय योजना है, ये भी ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 जून 1952 को हुआ है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है जून से नहीं 1 अप्रैल 1952 से होता है, ठीक है। 1 अप्रैल 1951 से होता है। तो डी वाला आपके गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक रहता है, तो 1 अप्रैल 1951 से जो है 31 मार्च 1956 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना रहता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रेता का बाजार हुआ है जहाँ, क्रेता का बाजार हुआ है जहाँ, तो जहाँ पर जो है मांग से पूर्ति अधिक होती है, मांग से पूर्ति अगर अधिक होगी तो सामान का रेट आपके कम हो जाएगा, ठीक है। सामान का रेट वहाँ पर कम रहेगा। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्कों की योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं, तो 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं। बिहार में 2001 से 11 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है, तो 25.4% है, 25.4% है। सबसे अधिक वृद्धि किस डिस्ट्रिक्ट का रहता है, तो मधेपुरा का सबसे अधिक वृद्धि रहता है 31.1%। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जो है जो भारत की उद्देशिका है उसमें एक बार संशोधन किया गया है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन कहाँ पर है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि 3 शब्द जोड़ा गया था, ये शब्द नोट कर लीजिएगा। पहला आपके है समाजवादी शब्द, ठीक है। पहला आपका कौन है, समाजवादी शब्द। दूसरा है पथ निरपेक्ष, पथ निरपेक्ष। और तीसरा आपका है अखंडता, अखंडता। ये तीनों लिख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इसमें से देख लीजिए कौन नहीं है। मद्य निषेध है, गौ संरक्षण भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आपके DPSP नहीं है, ये आपके फंडामेंटल राइट हो गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका चुनाव किस प्रकार से होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा जो है सीधे चुना जाता है। यहाँ पर आप समझिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर आपके वोटिंग करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको याद रखना है कि लोकसभा के ओनली 4 निर्वाचित मेंबर, राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित मेंबर, और जो आपके यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर आपके विधानसभा है उसके निर्वाचित मेंबर आपके राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक साधारण विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। एक साधारण विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। वो संसद से पास होता है और राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको अनुमति दे देते हैं तो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते हैं जब तक क्या बोला रहेगा, बिल रहेगा। जैसे ही राष्ट्रपति बिल पर साइन कर देते हैं वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाता है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श
वर्णित है, तो किस में वर्णित है, तो डीपीएसपी में वर्णित है, ठीक है। डीपीएसपी में वर्णित है। डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 है, और 51 का में कौन है, तो मौलिक कर्तव्य है। फंडामेंटल राइट आपके जो है 12 से 35 है। नागरिकता 5 से 11 है। नागरिकता जो है 5 से 11, इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशेषिक नहीं है, मतलब कि जो विकेंद्रीकरण है उसका कौन आपका यहाँ पर जो है फ़ायदा नहीं है, तो देख लीजिए कौन उसका फ़ायदा नहीं है। स्वायत्तता, ये तो ठीक है। लोक सहभागिता भी होगा। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, तो आपको याद रखना है कि जब विकेंद्रीकरण किया जाएगा, पंचायत में लोग चुनाव लड़ेंगे तो उनको आत्मविश्वास भी आएगा। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, ये भी ठीक है। तो सी आपके गलत हो जाएगा, सी आपके गलत है, ठीक है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो एडवोकेट जनरल देता है। एडवोकेट जनरल देता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, इसे नोट कर लीजिएगा। और इसका संबंध जो है किस अनुच्छेद से है, जो एडवोकेट जनरल है इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो सी राजगोपालाचारी थे, ये उद्योग मंत्री थे और आपूर्ति मंत्री थे। दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में याद रखिएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके शामिल नहीं थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो जो मंत्रिपरिषद है विश्वास प्रस्ताव रख सकती है, जबकि स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, वर्षना प्रस्ताव, ये तीनों जो है विपक्ष के द्वारा रखा जाता है। पक्ष के द्वारा केवल विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो जो भारत का संविधान है इसकी प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, ठीक है। भावना में क्या है, एकात्मक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है, तो आपको याद रखना है महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। महाभियोग के माध्यम से उनको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया है संसद के द्वारा, तो संसद में जो महाभियोग कहाँ पर आएगा, तो संसद में आपके महाभियोग आएगा। महाभियोग किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आपको याद रखना है तब आएगा जब ये संविधान का अतिक्रमण किए हैं। राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करते हैं तभी इन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, वरना इन पर जो महाभियोग चलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। उसके बाद करेंट है, जायद तलवार 2021 का आयोजन भारत एवं किस देश के मध्य संपन्न हुआ है, तो भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में आपके संपन्न हुआ है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।